बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरैक्टर। पिछले एपिसोड में आईपीओ व आईपीओ से जुड़े खास शब्दों को हमने जाना था और साथ ही साथ अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, ग्रीन शो ऑप्शन, प्राइस बैंड, कट ऑफ प्राइस व फिक्स प्राइस आईपीओ पे भी की थी विस्तार से चर्चा। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में समझेंगे पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ के बाद क्या करती हैं कंपनियां और साथ ही साथ आईपीओ, ओएफएस, एफपीओ में क्या है अंतर। आइए शुरुआत करते हैं आईपीओ के बाद क्या। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में समझा था, आईपीओ लाने की प्रमुख वजह कंपनी के लिए पूंजी जुटाना हो सकता है। इससे कंपनी अपना विस्तार कर सकती है या आईपीओ के जरिए कंपनी अपने पुराने निवेशकों को अपना निवेश निकालने का एक रास्ता भी दे सकती है। आईपीओ आने के बाद सेकेंडरी बाजार में जब कंपनी के शेयर की खरीद और बिक्री शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट में जब शेयरों की ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है, उसके बाद भी प्रमोटर को पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए उनके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो राइट इशू या ऑफर फॉर सेल या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकालें। ऑफर फॉर सेल और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को ओएफएस व एफपीओ भी कहते हैं, जिनका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। आईपीओ के बाद पूंजी जुटाने के इन 3 रास्तों को आइए एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं राइट इशू से। राइट इशू प्रमोटर द्वारा पूंजी जुटाने का वो विकल्प है जो मौजूदा शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध होता है। राइट इशू में नए शेयर बाजार की कीमत से कम दाम पे दिए जाते हैं और पुराने शेयर धारक केवल अपने मौजूदा शेयर की संख्या के अनुपात में ही शेयर ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 4:1 में राइट इशू आया तो इसका मतलब कि 4 शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर ही आप ले सकते हैं। देखने पर तो ये पूंजी जुटाने का एक आसान तरीका लगता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि पूंजी जुटाने के लिए कंपनी के पास एक लिमिटेड संख्या में ही लोग मौजूद हैं और ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर धारक अपना पैसा ही नहीं लगाना चाहते हो अब कंपनी में, क्योंकि राइट इशू आने के बाद पुराने शेयर की कीमत भी मार्केट में गिर जाती है। आइए एक बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं राइट इशू को। मान लीजिए आप एक एबीसी कंपनी में निवेशक हैं। आपके पास एबीसी कंपनी के 100 शेयर हैं। प्रत्येक शेयर की कीमत 10 रुपए है। कंपनी 5:2 में राइट इशू की घोषणा करती है, यानी कि 5 शेयर रखने वाले प्रत्येक निवेशक को 2 नए शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। कंपनी रियायत मूल्य की घोषणा करती है जो कि 6 रुपए है। इसका मतलब कि मौजूदा शेयर धारक द्वारा रखे गए प्रत्येक 5 शेयर पे जिनका दाम 10 रुपए है, उसके साथ साथ वो 2 शेयर और खरीद सकता है जिसकी कीमत 6 रुपए रखी जाएगी। ठीक है, तो 100 शेयर जो हैं आपके पास, उनकी कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए। इसके बाद आपने जो 5 शेयर के बदले आप 2 शेयर खरीद सकते हैं, मतलब कि आप 40 शेयर और खरीद सकते हो। राइट इशू खरीदने के बाद आपके पास 40 शेयर की जो कीमत होगी 6 रुपए होगी, यानी आप 240 रुपए के शेयर और हो जाएंगे आपके पास। आपके पास कुल शेयर कितने हुए? 100 प्लस 40 यानी 140 शेयर आपके पास हो गए। आपके पास कितने कीमत के शेयर हुए? 1000 प्लस 240, तो 1240 रुपए के आपके पास शेयर हो गए। अब एवरेज कीमत आपके शेयर की हो गई है 8.86, जो कि पहले 10 रुपए थी, अब वो 8.86 रह गई। लेकिन ये तो थियोरेटिकल बात है। एक्चुअल मार्केट में शेयर की प्राइस राइट इशू के बाद काफी तेजी से नीचे गिर जाती है। इससे संकेत ये मिलता है कि कंपनी संघर्ष कर रही है, कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसके कारण कंपनी की शेयर की कीमत लगातार नीचे आती है और इससे निवेशक अपने काफी सारे पैसे गंवा सकते हैं। इसलिए पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू को एक अच्छा उदाहरण नहीं माना जाता है। आइए इसके बाद समझते हैं ऑफर फॉर सेल को, ओएफएस, जो कि एक बेस्ट तरीका माना जाता है आईपीओ के बाद मार्केट से पूंजी जुटाने का। राइट इशू के विपरीत प्रमोटर पूरे बाजार के लिए सेकेंडरी इशू ला सकते हैं। इसमें मौजूदा शेयर धारकों वाला बंधन नहीं होता। एक्सचेंज ओएफएस के लिए ब्रोकर के जरिए बिक्री की सुविधा देते हैं, यानी बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। एक्सचेंज इस ऑफर की अनुमति तभी देते हैं जब प्रमोटर अपने शेयर बेचना चाहते हो और साथ ही साथ पब्लिक शेयर होल्डिंग की कम से कम सीमा का भी उल्लंघन ना हो। उदाहरण के तौर पर सरकारी कंपनियों में यानी पीएसयू में
पब्लिक शेयर होल्डिंग की सीमा 25% है। OFS में एक फ्लोर प्राइस होता है जो कि कंपनी तय करती है। इस प्राइस के ऊपर रिटेल व नॉन रिटेल दोनों तरह के निवेशक बिड डाल सकते हैं। कट ऑफ प्राइस के ऊपर की सभी बिड को शेयर अलॉट किए जाते हैं, यानी कि जितनी हाई आपकी बिड होगी उतने ज्यादा चांस होंगे आपको OFS में शेयर मिलने के। OFS की तरह FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इतना आसान नहीं होता। इसकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है और समय भी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए OFS ज्यादा पसंद किया जाता है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। FPO का भी मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी जुटाना होता है। यह शेयर की लिस्ट होने के बाद पूंजी जुटाने का भी एक तरीका है, लेकिन इसमें एप्लीकेंट और अलॉटमेंट के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। FPO में शेयर को डाइल्यूट किया जाता है और नए शेयर निवेशकों को अलॉट किए जाते हैं। बिडिंग के लिए 3 या 5 दिन का समय दिया जाता है। इन्वेस्टर ASB के माध्यम से यानी एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट के रास्ते से अपनी बिडिंग डाल सकते हैं। बुक बिल्डिंग के बाद कट ऑफ प्राइस तय किया जाता है, जिसके बाद शेयर अलॉटमेंट किए जाते हैं। 2012 में OFS का रास्ता खोला गया था सेबी द्वारा। उसके बाद FPO से शायद ही कभी पूंजी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और इसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा है। कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है, FPO के विज्ञापन दिए जाते हैं। जो निवेशक इसमें पैसा लगाना चाहते हैं वो ASBA के रास्ते से या फिर किसी बैंक ब्रांच जाकर इसमें पैसे लगा सकते हैं। बोली लगाने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एक कट ऑफ प्राइस तय की जाती है। कट ऑफ प्राइस शेयर की मांग के आधार पर तय होता है। फिर शेयर के अलॉटमेंट होता है और शेयर बाजार में लिस्ट कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होने के कारण 2012 में OFS का रास्ता खोल दिया गया और FPO को लगभग खत्म कर दिया गया है। आइए समझते हैं OFS और FPO में क्या अंतर है। OFS का इस्तेमाल प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम करने के लिए किया जाता है, जबकि FPO का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। FPO में चूंकि शेयर की संख्या बढ़ती है, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बदल जाता है, जबकि OFS में ऑथराइज शेयर की संख्या नहीं बदलती। मार्केट कैपिटल के हिसाब से ऊपर की शीर्ष 200 कंपनियों को OFS से पैसे जुटाने की सुविधा मिलती है, जबकि FPO के रास्ते सभी कंपनी के लिए खुले हुए हैं। जब से OFS का रास्ता सेबी ने खोला है, FPO आने कम हो गए हैं और कंपनियां OFS के रास्ते से ही पैसा जुटाना पसंद करती है, क्योंकि यह प्रक्रिया काफी सरल और सीधी है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो और हमारी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज आपको पसंद आए तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और हम साथ ही साथ आपको ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।